हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRPS ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम ग्राफ्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और डिस्टेंस टाइम के कुछ ग्राफ्स थे, 3-4 ग्राफ्स थे, हमने उनको स्टडी किया था। ठीक है, और इन ग्राफ्स के अंदर हमने देखा था दो चीज़ें फाइंड आउट करी थी। एक तो स्लोप ऑफ द कर्व एंड दूसरा था हमारे पास में एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, पहली चीज़ हमने देखी थी स्लोप ऑफ द कर्व और दूसरा चीज़ हमने क्या देखा था, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, दो चीज़ें हमने यहाँ पर निकालना सीखा था। अब स्लोप ऑफ द कर्व और एरिया अंडर द कर्व हम निकालते कैसे हैं, ये कल के लेक्चर में मैंने वैसे बताया था। आज इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में जल्दी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सपोज़ करो हमारे पास में कोई डिस्टेंस और टाइम एक्सिस ये ले लिया हमने। तो डिस्टेंस टाइम के बीच का हमने कोई ग्राफ बनाना है। ठीक है, और ये ग्राफ हमारे पास में कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा और कर्व बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, ये कर्व बना लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए सपोज करो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया। ठीक है, दो पॉइंट हमने ले लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को नाम मैंने देता हूँ, इसका पॉइंट का नाम मैंने दे दिया A है और ये वाला पॉइंट का नाम मैंने दे दिया B है। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है तो ये स्लोप बेसिकली बताता है कि वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस भी पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये इस तरीके से, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर है, पॉइंट ए पर भी ड्रॉ कर ली, पॉइंट बी पर भी ड्रॉ कर ली। अब ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ कर लिया आपने, अब उस पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करिए। तो अब ये टेंजेंट क्या चीज़ है बता देते हैं उसको भी जल्दी से। ये सर्कल में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई लाइन इस टाइप से उसको इंटरसेक्ट करते हुए चली जाती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट हमें मिलता है ये एक सेगमेंट मिलता है। ठीक है, लेकिन इसी को हम क्या करें, धीरे धीरे करते हुए इसको मूव कराते जाएं ऊपर की तरफ। हमने क्या कहा, इसको मूव कराना है हमें ऊपर की तरफ। या फिर शेप्स में जाइए। ओके, ये हमने एक परफेक्ट सर्कल बना लिया। अब सर्कल में हम क्या कर रहे हैं कि हमने कहा कि एक लाइन जो है ड्रॉ करें। तो जब लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें क्या पता चल रहा है, हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएं, ये देखो यहाँ पे बढ़ा है तो इसका जो सेगमेंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम होती जा रही है, सेगमेंट की डिस्टेंस कम होती जा रही है। पहले कहाँ पर था, पहले ये यहाँ पर था, अभी कहाँ पर आ गया, अभी सपोज करो मैं इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ तो ये देखो अब सेगमेंट इसका क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं इसी को और ऊपर लेके जाऊँ, मैं देखो अब कहाँ तक लेके गया, एकदम फाइनल पॉइंट तक लेके गया। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है अब इसको ये सिंपली टच कर रही है। ठीक है, ये इसको सिंपली टच कर रही है, ये इसको अब इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो यानी कि यहाँ पर जो सेगमेंट है वो सेगमेंट की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो गई। तो उस केस में जिस टाइम पे जो सेगमेंट बना हुआ है इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी, यानी कि ये सिर्फ एक पॉइंट पर ये टच करेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है जो कि इसको काट रही है, सेकेंड। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट लाइन। क्लियर है, तो इस तरीके से टेंजेंट का मतलब क्या हो गया कि वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर सिर्फ टच करते हुए चली जाती है। यही सेम काम हमें करना है पॉइंट A और B पर। A और B पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट अगर हमें ड्रॉ करनी है तो यहाँ से हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो कि इसको सिर्फ टच करते हुए चली जाए। तो ये इस टाइप से हमने एक लाइन ये यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ये जो लाइन है ये इस पॉइंट पर बस टच करते हुए जा रही है।
तो इस लाइन का, इस टेंजेंट लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ में जितने डिग्री का एंगल बनेगा, इस एंगल का जब हम tan लेंगे, tan थीटा करेंगे, तो ये tan थीटा क्या बताएगा हमें, इसका स्लोप बताएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये पॉइंट हमारे पास में ए पॉइंट ये था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट हमें यहाँ पर भी ड्रॉ करनी है, हम इस तरीके से एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हम एंगल बनाएंगे, इसको मैं मान लेता हूँ ये θ1 है और इसको मैं कह देता हूँ ये θ2 है, दिस इज θ2। तो इस पॉइंट पर जो स्लोप बताएगा वो कौन बताएगा, ये tan इसका जब हम लेंगे, ये इस पॉइंट पर इसका स्लोप जो है वो बताएगा। तो tan θ1, सॉरी ये 1 है, ये 1 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा tan θ1 और ये है tan θ2। क्लियर है। तो ये जो tan θ1 और tan θ2 है, ये स्लोप्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हैं स्लोप। तो इसका नाम मैंने दे दिया स्लोप m1 है और इसका नाम हमने दे दिया स्लोप m2। तो दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ तो हम फाइंड आउट करना सीख गए कि व्हाट इज स्लोप, स्लोप को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। दूसरी चीज़ है एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व अगर हम सेगमेंट मान के चलते हैं, ये ए से बी तक का सेगमेंट, तो ए से बी तक का जो सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट की जब हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन के बीच का जो एरिया बनेगा, अब एरिया कौन सा बना, ये वाला एरिया बना, इनके बीच का जो एरिया है ये वाला, ये है एरिया इसका पूरा। तो ए बी, ये मैं कैसे कह देता हूँ, ये है सी और ये है डी। तो ए बी सी डी जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो ये एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताता है, ये बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस पर जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटी ली थी, उन क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है। तो जब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ से एक नई क्वांटिटी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो अगर मिल गई तो हम कहेंगे कि कोई नई चीज़ बता रही है, और नहीं मिली तो हम कहेंगे कि ये कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं बताया इसने। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट था हमारा, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए हमने कहाँ तक पहुँच गए थे, हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ था वो हम देख चुके थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे पहले, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हमें बनाना है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, ये दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस है तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा वो हम चेक करते हैं। तो सपोज़ करो ये हमने ले लिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ डी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हमने ले लिया टाइम टी। अब सपोज करो कोई कर्व इसका इस टाइप का बन रहा है, ये कौन सा कर्व है, ये कर्व कहलाता है ये है इस टाइप का। अगर हमारे पास में कोई कर्व बन रहा है तो ये कर्व क्या बताता है, ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो ऐसा कर्व कब बनता है कि भाई टाइम तो बढ़ेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, जो भी हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में कोई चेंज ही ना हो। तो जब पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि बॉडी इज़ एट रेस्ट, बॉडी इज़ एट रेस्ट। क्लियर है। तो जब भी बॉडी रेस्ट में होगी तो डिस्टेंस टाइम भी ग्राफ देखा था, वो भी हमने देखा था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई थी, और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा वो भी हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं
सेकंड ग्राफ देखते हैं इसका। सेकंड ग्राफ हमारे पास में सपोज करो इस टाइप का आता है कि एक लाइन बनी, लेकिन ये जो लाइन है अब एक स्ट्रेट लाइन आई है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल नहीं है ना ही हॉरिजॉन्टल है, ये पास हो रही है ओरिजिन के साथ में, ओरिजिन से पास हो रही है और कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल एंगल से हॉरिजॉन्टल से कोई ना कोई एक एंगल जो है सपोज करो थीटा एंगल जो है वो बना रही है। ठीक है, तो वापस से हमने इसके वर्टिकल एक्सिस जो ली थी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिया था, जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया था वहाँ पर टाइम लिया हुआ है। अब ये क्या कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम जब है इसके हम अभी कर्व देख के हमें कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमने कहा था कि दो चीज़ें किसी कर्व से हम देखकर पता लगा सकते हैं। तो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, उनमें से पहली चीज़ थी इसका स्लोप। तो बॉडी का अगर यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें तो वो स्लोप किसके बराबर होगा, वो होगा m इज इक्वल्स टू tan थीटा के बराबर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ O, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ A, तो A से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टाइम एक्सिस पर तो ये आएगा AB। O से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये हो गया AB। और ये क्या कह रहा है, AB का मतलब क्या हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट था वो जीरो टाइम t इक्वल्स टू जीरो से चलना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते बढ़ते मैंने कहा कि कितना हो गया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ के हो गया d, और यहाँ पर B पॉइंट पर आते आते इसका जो टाइम था वो टाइम कितना हो गया, ये टाइम हो गया इसने t टाइम एक्सपेंड कर लिया। अब देखिए अगर हम tan थीटा फाइंड आउट हमें करना है तो tan थीटा का मतलब क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल OAB है इस ट्रायंगल OAB के अंदर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी कि AB डिवाइडेड बाई बेस यानी कि OB। क्लियर है, तो यहाँ से m इज इक्वल्स टू जो tan थीटा है, tan थीटा इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, AB के किसके बराबर है, AB है डिस्प्लेसमेंट d के बराबर, डिवाइडेड बाई OB किसके बराबर है, यह है टाइम t के बराबर। तो अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें बताता है वेलोसिटी, स्पीड नहीं बताता, ये बताता है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्लोप है ये स्लोप हमें बताएगा वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जब बनाया जाएगा तो वहाँ पर जब हम क्या निकालेंगे, जब हम इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वो वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, अब ये वाला जो केस है इस केस में अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहें तो कितना होगा, तो वापस से सेम चीज़ हम चेक करेंगे, ये वाली जो लाइन है इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे तो हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा है, इसका ये एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो जब इसके स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो वो स्लोप कितना आएगा, m इज इक्वल्स टू tan 0। तो tan 0 कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो ऑब्जेक्ट का कोई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं आ रहा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो स्लोप है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसका जो स्लोप दिख रहा है हमें वो m इज इक्वल टू tan थीटा ही दिख रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में रहता है तो उसकी जो बॉडी की मोशन जो होती है उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम इस केस में कह सकते हैं। ठीक है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आ गई बात समझ में, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब एक जैसी है, कांस्टेंट वैल्यू v की एक जैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। थर्ड कर्व के ऊपर आते हैं। थर्ड कर्व क्या कहता है,
ओके, थर्ड कर्व वापस हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम लेंगे और वर्टिकल एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, अब हमें कोई ऐसा कर्व मिल रहा है जो कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जब एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम, सॉरी मिस हो गया, ओके, अब ये जो कर्व बना है ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है। ठीक है, तो जब ये स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू है वो हर पॉइंट पर अलग अलग आएगी। तो जब स्लोप की वैल्यू हर पॉइंट पर अलग अलग आएगी तो उसको चेक किया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी दो रैंडम पॉइंट मान लेते हैं। हमने माना एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट हमने मान लिया बी। क्लियर है? अब हमने क्या करना था, ऐसे केसेस के अंदर स्लोप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर भी हम ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद में दूसरा काम क्या था हमारे पास में, दूसरा काम था एक टेंजेंट ड्रॉ करना। तो ये टेंजेंट हमने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दी और यहाँ पर यहाँ की टेंजेंट ये इस टाइप से ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं पॉइंट ए पर जो टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ में θ1 डिग्री का एंगल बना रही है, जबकि पॉइंट बी जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ में θ2 एंगल बना रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब एंगल में यहाँ पे फ़र्क आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि इनकी वेलोसिटीज़ में भी फ़र्क होगा। तो अब हम यहाँ से वापस से इसकी कैलकुलेशन करें। हम देखते हैं कि सिंस θ1 इज़ लेस देन θ2, तो इसका मतलब हो गया कि जो स्लोप m1 आएगा विल बी लेस देन m2। और यहाँ पर स्लोप हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी v1 इज़ लेस देन v2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, बॉडी की जो मोशन है वो कैसी हो रही हो, एक एक्सेलरेटेड मोशन हो रही हो। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। बॉडी की मोशन कैसी है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर है? तो जो भी एक्सेलरेटेड मोशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। तो इस केस में हम कहेंगे इसको कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये यूनिफॉर्म नहीं रही, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होता था लेकिन यहाँ पर एक जैसी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन साथ साथ में हम देख रहे हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो इसकी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसको हम कहेंगे कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारे लिए कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग ग्राफ दिया हुआ है इसने। इसी तरीके से जब फोर्थ ग्राफ बनाएंगे, ओके, फोर्थ ग्राफ बनाते हैं इसका। नो, फोर्थ ग्राफ के अंदर हम क्या कहते हैं कि कोई कर्व इस टाइप का आ रहा है। तो इस टाइप का मतलब क्या, इस केस में क्या होगा, वापस से वही सारे काम करने हमें। सबसे पहले दो पॉइंट डिसाइड करो। एक पॉइंट हमने मान लिया ये रहा ए, दूसरा पॉइंट डिसाइड कर लिया हमने ये रहा बी। ठीक है, दो पॉइंट आ गए। अब पॉइंट ए पर हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। सॉरी, बी पर हमने ड्रॉ कर दिया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन रही, और ए पर भी ड्रॉ कर दिया, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन रही। अब हम क्या कर रहे हैं, ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये ए की टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी इस टाइप से, और ये बी की टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस टाइप से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टेंजेंट जो है, ए पर जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में θ1 एंगल बना रही है, लेकिन बी पर जो एंगल है वो θ2 बना रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2।
2, देख के पता चल रहा है एंगल थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2। तो हर इन दोनों पॉइंट्स पे जब हम स्लोप को फाइंड आउट करेंगे तो हम कहेंगे कि सर m1 स्लोप जो है इट इज़ ग्रेटर देन m2। तो जब स्लोप ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, तो हम कहेंगे कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2, v1 इज़ ग्रेटर देन v2। तो यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई? यहाँ से हमें समझ में आया, यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि इट इज़ ऑल्सो एन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट ये कॉन्टिन्यूसली इसकी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट को मोशन को रिटार्डिंग मोशन भी कह सकते हैं, या फिर नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन, नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो एक रिटार्डेशन बन जाएगा। तो जब रिटार्डेशन बॉडी के अंदर आता है तो उस केस में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और ज़ीरो हो जाती है। आ गई बात समझ में? तो आज के लिए आज हमने क्या देखा? आज हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है उनके बारे में पढ़ा। आज हमने ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिए, ओके। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने 4 ग्राफ पढ़े हैं। फर्स्ट ग्राफ ये रहा, जिसके अंदर हमने देखा कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो हम कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि बॉडी इज़ एट रेस्ट। जब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में हम कहेंगे बॉडी इज़ एट रेस्ट। स्ट्रेट लाइन के केस में सेकंड केस था वो हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। थर्ड में हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, कर्व लाइन मिलेगी, लेकिन कर्व लाइन में जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एंगल का वैल्यू जो है बढ़ता जा रहा है, स्लोप की वैल्यू बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ने से हम कहते हैं कि वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो बॉडी की मोशन हो गई एक्सेलरेटेड मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। फोर्थ ग्राफ में हमने कहा कि थीटा की जो वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो जब कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो m1 इज़ ग्रेटर देन m2 एंड v1 इज़ ग्रेटर देन v2, यानी कि वेलोसिटी इज़ कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो जब कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन और रिटार्डिंग और नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने इसके अंदर इतना पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे के जो ग्राफ्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।